बिन विरोध चुनाव होते हैं तो सामने वाला प्रत्याशी भी सोचता है कि इन चुनावों में मैं जीत पाऊंगा नहीं जीत पाऊंगा। महाराष्ट्र में अगर हम महायुति में है तो भी महानगर पालिका के चुनाव में हम अलग लड़ रहे हैं। शिवसेना फूट गई। शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब के नेतृत्व में जब शिवसेना की कमान आई तो लगातार शिवसेना में से लोग बाहर जाते हैं। नहीं, लेकिन संदेश क्या देना चाहते हैं आप? एक दौर था कि जब विचारधाराओं पे चुनाव लड़े जाते थे। आज विकास के मुद्दे आ गए हैं। आज शहर में किस प्रकार से आप विकास देंगे, लेकिन चाहे जिला परिषद हो, चाहे नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, कांग्रेस राष्ट्रवादी एक दूसरे के खिलाफ हम। उन्होंने अपने नामांकन क्यों वापस लिए, इसका आत्मचिंतन पार्टियों को के नेताओं को जरूर करना चाहिए। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। जैसा कि आप जानते हैं कि महापालिका चुनावों का महासंग्राम शुरू हो चुका है। देश की सबसे बड़ी महापालिका मुंबई, ठाणे सहित राज्य की 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव हो रहे हैं और राजनीतिक समीकरण भी बहुत तेजी से यहाँ बदले हुए हैं। हमारे इस मंच पर आज विशेष मेहमान हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता आनंद परांजपे जी। आनंद परांजपे जी किसी पहचान के तो मोहताज नहीं है, 2 बार लोकसभा के सांसद रहे। इनकी ये ठाणे कर्मभूमि है। एमएमआर की बहुत अच्छी परख समझ ये रखते हैं और आज इनके साथ हम महापालिका चुनावों के समीकरण और आगामी दिनों में बदलने वाली स्थितियों पर चर्चा करेंगे। सर, नवभारत के इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने बताया कि महापालिका के चुनाव की एक तरीके से अब शुरुआत हो ही चुकी है और आप महायुति के एक अंग हैं, महायुति सरकार के, लेकिन इस महापालिका चुनाव में बिल्कुल अलग थलग चुनाव लड़ रही है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो किस रूप में आप इसे देखते हैं? ऐसा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में महायुति सरकार का एक जिम्मेदार घटक पक्ष है। जब स्थानीय इकाइयों के चुनाव घोषित हो गए, खास करके 29 महानगर पालिकाओं के, तब राज्य के मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब जी हो, चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री माननीय अजित दादा पवार साहब हो, या शिवसेना के मुख्य नेता और दूसरे उप मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ रावजी शिंदे साहब हो, इन तीनों नेताओं की मंशा थी कि महायुति करके इन महानगर चुनावों को लड़े। जहां तक मुमकिन हुआ वहां पर तीनों दल महायुति करके लड़ने का प्रयास किया। जहां पर संभव नहीं हुआ वहां पर कई जगहों पे शिवसेना राष्ट्रवादी, कई जगहों पे शिवसेना भारतीय जनता पार्टी और कहीं पर अकेले के दम पे महाचुनाव ये लड़े जा रहे। और इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी थाना की अगर मैं बात करूं तो हम अपने दम पे अलग, न शिवसेना भारतीय जनता पार्टी उनकी युति हुई है, पर हम अलग से इस महानगर पालिका में हम चुनाव लड़ रहे। और वही चित्र लगभग, चाहे आप नवी मुंबई महापालिका में जाएंगे, उल्लासनगर में जाएंगे, कल्याण डोंबिवली जाएंगे, भिवंडी जाएंगे, तो लगभग सभी जगह यही चित्र है। पुना पिंपरी चिंचवड़ में हम अकेले लड़ रहे हैं। 29 में से 22 जगह पे युति नहीं संभव हुई है। नासिक में हम शिवसेना के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में महाराष्ट्र में अगर हम महायुति में है तो भी महानगर पालिका के चुनाव में हम अलग लड़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम महायुति में कहीं अकेले पड़े हैं। नहीं, लेकिन संदेश क्या देना चाहते हैं आप? इस तरह अलग थलग होकर चुनाव लड़ना मतदाताओं में या और कार्यकर्ताओं में किस तरह का संदेश जा रहा है? ऐसा है कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं या विधानसभा के चुनाव होते हैं तो पार्टी के पास टिकट मांगने वालों की संख्या बहुत कम होती है। लेकिन जब महानगर पालिका के चुनाव आए, जिला परिषद के आए, नगर पालिका नगर पंचायत के चुनाव हाल ही में हुए, तब हर एक पार्टी के कार्यकर्ता को लगता है कि मुझे पार्टी की ओर से टिकट मिलना चाहिए। और उस वक्त गठबंधन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर एक राजनीतिक पार्टी चाहती है कि, क्योंकि चुनाव ये टेस्ट होता है पॉलिटिकल पार्टी की ताकत का, और हर एक राजकीय पक्ष ये चाहता है
कि मेरी पार्टी बढ़े, और चुनाव ये सबसे वो कड़ी है कि जब राजनीतिक पक्ष अपनी ताकत बढ़ा सके। और इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि लोकसभा में युति हो जाती है, महायुति हो जाती है, विधानसभा में महायुति हुई, पर इन महानगर पालिकाओं के चुनाव या नगर पालिका नगर पंचायतों के चुनाव या आने वाले जिला परिषदों के चुनाव में महायुति संभव नहीं हो सकती है, क्योंकि बहुत जगह पे कार्यकर्ताओं को न्याय देने की भूमिका ये राजनीतिक पक्ष को लेनी पड़ती है। लेकिन आपने कहा सर कि ताकत का टेस्ट है, लेकिन देखा गया कि अभी कल ही नामांकन वापसी का अंतिम दिन था और 68 लगभग उम्मीदवार जो हैं निर्विरोध चुने गए, और उसमें सब सत्ताधारी के दल के ही हैं, और आपके 2 सीटें आपकी भी आई हैं ना, एनसीपी की। तो ये किस रूप में इसको देखा जाना चाहिए? ऐसा है कि जब बिन विरोध चुनाव होते हैं तो सामने वाला प्रत्याशी भी सोचता है कि इन चुनावों में मैं जीत पाऊंगा नहीं जीत पाऊंगा, और बहुत बार ऐसा होता है कि चुनाव स्क्रूटिनी में नाम निर्देशन जब स्क्रूटिनी होती है तब कार्यकर्ता अपना पर्चा रखता है, पर विड्रॉल डेट तक वो इस निष्कर्ष पे आता है कि मैं जीत नहीं पाऊंगा, तो वो अपना नामांकन वापस ले लेता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह जोर जबरदस्ती या पैसे के दम पे जो लगातार सुबह से आरोप जी। विपक्ष कर रहा है ये बेबुनियाद है। खुद चुनाव आयोग ने पूरी जांच होगी ये कहा है, हम उसका स्वागत ही करते हैं, लेकिन अगर बिन विरोध चुनाव हुए उसका मतलब कुछ धांधली हुई, ये निष्कर्ष भी लोकतंत्र में गलत है। धांधली का तो निष्कर्ष निकालना असंभव सा लगता है, लेकिन जो चुनाव हुए हैं उसमें अकेले 40 से ज्यादा सीटें बीजेपी ने ली है, 20-22 सीटें एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना ने ली है, और 2 ऐसे चुनकर आए हैं, और एक ही जगह से, जैसे एमएमआर इलाका जो आपकी कर्मभूमि रही है, आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं इस इलाके को, आप 2-2 बार सांसद रहे हैं, थाने से भी रहे, कल्याण से भी रहते, तो इस तरह की जो राजनीति है इस पर सवाल वाजिब है उठ रहे हैं, तो इस पर आपका क्या आकलन है? ऐसा है कि पिछले 30-35 सालों से चाहे मुंबई हो चाहे ठाना हो, इन दोनों जगहों में एमएमआर रीजन आज आप जिसे कहेंगे, वहां पर शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का प्राबल्य रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक जमाने में थाने जिले में ताकत थी, जब हमारे नेता गणेश नाइक राष्ट्रवादी में थे, वसंत डावखरे जी राष्ट्रवादी में थे। पिछले 10-12 सालों में राष्ट्रवादी की ताकत थाने जिले में कम 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 होते गई। आज हम उस कगार पे है कि यहाँ से हम पार्टी की ताकत बढ़ाना चाहते हैं। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की युति होने के बाद उनके सामने जो संभव्य राजनीतिक पार्टियां थी वो थी शिवसेना उबाटा, मनसे, कांग्रेस और थाना में राष्ट्रवादी। राष्ट्रवादी के 3 प्रत्याशियों ने केवल पर्चा वापस लिया, पर सबसे ज़्यादा अगर प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लिया वो शिवसेना उबाटा और मनसे में था, जिसका आत्मचिंतन उन दोनों राजनीतिक दलों को करना चाहिए। कांग्रेस ने जिनको टिकट दी उसमें से भी बहुत लोग जिन्होंने अपना नामांकन वापस लिया, क्योंकि जब शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की युति हो जाती है तो हम तो 70 से ज़्यादा जगहों पे लड़ रहे, थाना में 131 में से 3 जगह हमारे भी नामांकन वापस लिए गए, लेकिन हमसे ज़्यादा जो विपक्ष में, हम तो सत्ता दल के एक पक्ष हैं, विपक्ष के लोगों ने जिन्होंने इस चुनाव को मजबूती से लड़ना चाहिए था, उन्होंने अपने नामांकन क्यों वापस लिए, इसका आत्मचिंतन उन राजनीतिक पार्टियों को के नेताओं को जरूर करना चाहिए। तो सवाल वहीं खड़ा हो रहा है सर कि ये तीनों पार्टियां जो महायुति की हैं, जिसमें आपकी पार्टी भी शामिल है, ये तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ रही हैं। विपक्ष कहीं उस तरह के महापालिका चुनाव में नजर ही नहीं आ रहा है। ऐसा है ना कि हम तीनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही है क्या, तो मुंबई हो चाहे थाना महानगर पालिका, उसमें शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की युति हुई। मुंबई में हम नवाब मलिक जी के, जिनको हमने पार्टी के विशेष कमेटी का अध्यक्ष बनाया, व्यवस्थापन समिति का, उनके नेतृत्व में हम लड़ रहे हैं। थाना में हम अलग लड़ रहे हैं, बाकी हर एक महानगर पालिका में हम अलग लड़ रहे हैं।
और हम जहाँ पर भी लड़ रहे, जैसे उल्लासनगर में हम लगभग 50 जगह पे लड़ रहे हैं, कल्याण में हम 30 जगह पे लड़ रहे हैं, हम भिवंडी में जो हमारी ताकत है 20-22 जगहों पे लड़ रहे हैं, मीरा भाईंदर में हम 30 जगहों पे लड़ रहे हैं। तो हम हमारी तरह से भले महायुति का हिस्सा हो, इन महानगर पालिकाओं में विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हुए हम अलग लड़ रहे हैं, लेकिन जो सही मायने में राज्य और केंद्र में राज्य के विरोधक है, उनका कहीं ना कहीं पतन हो रहा है और उनके लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं। ये चित्र ज्यादा लोकतंत्र के लिए दुखदायी खतरनाक है। बिल्कुल सही कहा। आप भी सर शिवसेना में रहे हैं, वहां से आपका उदय हुआ है, आपके पिता श्री स्वर्गीय प्रकाश परांजपे जी 4 बार सांसद। उस शिवसेना और ये शिवसेना, दोनों की बात नहीं करूंगा, शिंदे जी की शिवसेना में, दोनों में फर्क क्या नजर आता है आपको? ऐसा है कि उस वक्त की शिवसेना, वंदनीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में 1966 में उसकी निर्मित हुई थी, और थाना में उस वक्त चाहे स्वर्गीय सतीश प्रधान जी हो, चाहे स्वर्गीय मोदा जोशी हो, चाहे स्वर्गीय मेरे पिताजी प्रकाश परांजपे जी हो और स्वर्गीय धर्मवीर आनंदी के साहब हो, इन्होंने शिवसेना की नींव इस शहर में रखी। उस वक्त के कार्यकर्ताओं की सोच ये अलग थी। उस वक्त पक्षनिष्ठा या पक्ष प्रमुख का आदेश अंतिम माना जाता था। आने वाले कुछ सालों में शिवसेना फूट गई। शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब के नेतृत्व में जब शिवसेना की कमान आई, तो लगातार शिवसेना में से लोग बाहर जाते गए, और सबसे बड़ा उठाव ये तत्कालीन मंत्री और थाने जिला के नेता एकनाथ शिंदे साहब ने किया 2022 में, और लगभग संगठन के थाना में से तो 95% लोग उनके साथ चले गए। तो जब इतनी मात्रा में लोग उनके नेतृत्व में चले जाते हैं, तो ये आत्मचिंतन उद्धव साहब को भी करना चाहिए कि लगातार इतने लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं। 2006 में मनसे बनी, राज ठाकरे साहब शिवसेना में से बाहर निकले, आज दोनों भाई आ रहे, राजकीय समीकरण बदलते दिख रहे। तो राजनीति हमेशा बदलती रहती है, राजनीति कभी स्टैटिक नहीं रहती, डायनामिक रहती है, और ये बदलती शिवसेना है। बदलती कभी किसी ने सोचा नहीं था कि 2019 में शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आएगी। वो भी राजनीतिक गठजोड़ महाराष्ट्र की जनता ने देखा, और 2023 में राष्ट्रवादी में से एक बड़ा ग्रुप माननीय अजीत दादा पवार साहब के नेतृत्व में विश्वास रख के एक अलग जब राजनीतिक भूमिका अजीत दादा ने ली, तो उनके पीछे हमारे जैसे कार्यकर्ता भी उनके साथ महायुति के सरकार में शामिल हुए। इस महापालिका चुनावों के संदर्भ में एक बात और तेजी से आ रही है, चूंकि आप प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता हैं, कि चाचा और भतीजा मतलब बड़े पवार साहब और अजीत पवार साहब फिर एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। ठाणे में भी कुछ ऐसी चर्चाएं शुरू हुई, आप प्रखर विरोध करते रहे हैं जितेंद्र आवाड़ जी का, और फिर ये हुआ कि हो सकता है कि ठाणे में जो मिलकर चुनाव लड़े, इस तरह पिंपरी चिंचवड़ और पुणे में जिस तरह से चुनाव मिलकर लड़ा जा रहा है, तो इस तरह से क्या आप संदेश देना चाहते हैं लोगों को? ऐसा है कि जब 2 जुलाई 2023 को माननीय अजीत दादा पवार साहब के नेतृत्व में एक अलग राजनीतिक भूमिका 53 में से 43 से ज़्यादा विधायकों ने ली, लगभग 80 से 90% संगठन के लोग ये अजीत दादा के साथ चले गए। लेकिन कभी भी हमने जो देश के नेता है आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब का बारे में कभी भी कोई भी गलत बयान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से हमने कभी किसी हमारे नेता ने नहीं दिया। सांसद रत्न सांसद सुप्रियाताई सुले जी हो, चाहे जयंत पाटिल साहब हो, इनके बारे में कभी कोई गलत बयान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं गया। और परिवार करके आदरणीय पवार साहब के छत्र छाया में पवार परिवार एक ही था, फिर चाहे वो उनके पारिवारिक
प्रोग्रामों में मिलना हो, चाहे दिवाली की पाड़वा पे मिलना हो, इकट्ठा था। लेकिन थाना में परिस्थिति अलग थी। पूना पिंपरी चिंचवड़ में जब दोनों मतलब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गढ़ के जिलाध्यक्ष मिले, प्राथमिक चर्चा हुई, जिसको अंतिम स्वरूप माननीय अजीत दादा पवार साहब ने दिया। थाना में लगातार डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड ये ओछी बातें ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दादा पवार साहब के बारे में करते रहे, जिसका विरोध हमने किया। उनके हर जो टिप्पणी करते थे उसको करारा जवाब मैं जब अध्यक्ष था तब मैंने दिया, और इसलिए वो बात हमारे कार्यकर्ता भूले नहीं। तो थाना में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गढ़ का इस चुनाव में एकत्रित तरह से आना और चुनाव लड़ना संभव नहीं था। उस बारे में न कभी चर्चा हुई, न प्रस्ताव हुआ, और जो हमारे कार्यकर्ताओं में भावना थी कि जो लगातार अपमानित शब्द डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड ये हमारे नेता अजीत दादा के लिए कहते हैं, तो उस मनस्थिति में कार्यकर्ता नहीं था कि हम एकत्रित आए। आने वाले दिनों में जो भी आदेश हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अजीत दादा पवार साहब है, हमारे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष सांसद प्रफुल्ल भाई पटेल जी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सांसद सुनील तटकरे साहब है, जो भी आदेश देंगे वो कार्यकर्ता करके हमें मान्य ही रहेगा। लेकिन सर, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो सुर हैं सत्ताधारी पार्टी में शामिल होते हुए भी 2 दिन से बिल्कुल बदले हुए हैं। इसको आपको नहीं लगता आगे ऐसे जैसे चुनाव आएंगे, 10 दिन 12 दिन और रह गया है, तो ये जो आपस में टकराव और बढ़ेगा महायुति में? माननीय अजीत दादा पवार साहब ने स्पष्ट कर दिया कि केंद्र में हम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए में है, राज्य में हम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब जी के नेतृत्व में महायुति के सरकार में है। आरोप प्रत्यारोप जो होंगे वो महानगर पालिका में जो भारतीय जनता पार्टी की अगर सत्ता है तो जो स्थानिक नेतृत्व जो महानगर पालिका में था और उसने अगर कोई गलत काम किया तो उसको लेके आरोप प्रत्यारोप अब चुनाव में जरूर होंगे। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि जैसे महापालिका चुनाव में आप विपक्ष की भूमिका में नजर आ रहे हैं और चुनाव परिणाम आने के बाद भी कमोवेश ऐसी स्थिति बनेगी जैसे एमएमआर में भी हम देख रहे हैं कि दोनों दल के बाद तीसरा दल जो है राष्ट्रवादी है अजीत पवार जी के नेतृत्व वाला, तो वो बाकायदे वो लड़ भी रहे हैं। जैसे आपने कहा कि आपने पीछे भी नहीं ली उम्मीदवारी कम से कम, तो उद्धव ठाकरे या मनसे या कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही है, तो विपक्ष की भूमिका आप रहेंगे महापालिका में? ऐसा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार राष्ट्रवादी ने महायुति करके हमने चुनाव लड़ा। राष्ट्रवादी की स्थापना के बाद से 1999 से लगातार महाआघाड़ी करके राष्ट्रवादी और कांग्रेस चुनाव लड़ते आई है। पहली बार 2024 में हम लोकसभा चुनाव में महायुति करके लड़े, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। फिर अक्टूबर 24 में हम विधानसभा के चुनाव लड़े जी। लेकिन कई सालों से हमारे कार्यकर्ता, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे शिवसेना के कार्यकर्ता हो, चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, ये महानगर पालिका के चुनाव एक दूसरे के सामने लड़ते हैं। बहुत बार जब 15 साल महाराष्ट्र में कांग्रेस राष्ट्रवादी की सत्ता थी तो लोकसभा विधानसभा कांग्रेस राष्ट्रवादी इकट्ठा लड़ती थी, लेकिन चाहे जिला परिषद हो, चाहे नगर पालिका हो, महानगर पालिका हो, कांग्रेस राष्ट्रवादी एक दूसरे के खिलाफ हम लड़ते थे। तो अगर हम लोकसभा साथ में लड़ रहे, हम विधानसभा साथ में लड़ रहे, तो कई बार ऐसा होता है कि स्थानिक इकाइयों के चुनाव आप स्वतंत्र ओर से लड़ते हैं। इसका मतलब हम राज्य में या केंद्र में एनडीए सरकार के खिलाफ या राज्य में महायुति के सरकार के खिलाफ या विरोधी पक्ष करके काम करे, नहीं होता। उस महानगर पालिका या उस स्थानीय इकाइयों के चुनाव में वो भूमिका भारतीय जनता पार्टी को भी हमारे खिलाफ लेनी पड़ेगी, हमको भी कहीं लेनी पड़ेगी, हमको शिवसेना के खिलाफ भी लेनी पड़ेगी। इस चुनाव में विचारधारा कितना मायने रखते? जैसे आपने कहा उस समय राष्ट्रवादी और कांग्रेस की विचारधारा लगभग एक थी, जैसे शिवसेना बीजेपी एक बोलते हैं ना नेचुरल युति होती थी। अब इस समय सारा कुछ गड़बड़ हो गया है। न कांग्रेस की तो छोड़ दीजिए, राष्ट्रवादी अलग, शिवसेना भी कहीं कहीं अलग, बीजेपी बिल्कुल अलग।
तो ये जो विचारधारा की लड़ाई थी वो कहाँ रह गई है आपकी नजर में, क्योंकि आप विचारधारा से आए हुए एक नेता हैं। ऐसा है कि 2017 तक या 2014 तक भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में एक जो उनका विस्तार था वो एक मर्यादित स्वरूप में था। 14 के लोकसभा चुनाव के बाद बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी पूरे महाराष्ट्र में सत्ता में आने के बाद स्थानिक इकाइयों के हर चुनाव में बढ़ती गई। शिवसेना 2017 में एक संघ थी, 2025-26 के इस इलेक्शन में आते आते शिवसेना उभाटा बन गई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रवादी और राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार गुट बन गई। तो इसलिए आज के चुनाव, आज के परिपक्ष में देखेंगे तो स्थिति बदली हुई है, क्योंकि विचारधाराओं का एक दौर था कि जब विचारधाराओं पे चुनाव लड़े जाते थे। आज विकास के मुद्दे आ गए हैं। आज शहर में किस प्रकार से आप विकास देंगे, किस प्रकार से आप शहर की समस्याएं सुलझाएंगे, किस प्रकार से एक बेहतर भविष्य महिलाओं को, मेरे युवकों को किस प्रकार से देंगे, वो डेवलपमेंट का एजेंडा लेके सारी राजनीतिक पार्टियां, आज जिस विचारधारा पे कांग्रेस चलती थी क्या वो इस विचारधारा पे है? क्या जिस विचारधारा पे शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी चलते थे उनका बयान है कि मेरे पार्टी का अगर कांग्रेसीकरण होगा तो मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा। तो विचारधाराओं की बात कहीं पीछे हम छोड़ के आए हैं। ये भी लोकतंत्र के लिए एक दुख भरी बात है। लेकिन आपने विकास की बात की सर, विकास जो मुद्दा है, आपके जो भी मुद्दे हैं, लेकिन आप जो एमएमआर का या मुंबई का, इस आपका मुद्दा क्या है मूल रूप से एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में, प्रवक्ता के रूप में? क्योंकि विकास भी एक तरीके से डगमगा ही गया है। आपने भी पिछले बयानों को मैंने देखा, आपने ये बताया कि ठाणे का भी जो कुछ हुआ है, एमएमआर की हालत खराब है, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन आप किस मुद्दे पर अपना ध्यान आकर्षित लोगों को कराना चाहते हैं एक्चुअली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से? विकास को एक मानवीय चेहरा होना चाहिए। विकास के नाम पे पर्यावरण हम का जो समतोल है वो बिगड़ना नहीं चाहिए। आज थाना में प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि AQI लेवल्स बहुत, आप बिना मास्क के अगर आप निकलेंगे तो पूरा कंक्रीट जंगल जैसे थाना बन गया। बिल्कुल। और जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स फेज आउट करके होने चाहिए, एक साथ इतने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के काम थाना में शुरू है, किन प्रोजेक्ट्स के नीचे दबोचा गया थाने कर है, जो प्रदूषण के कारण, ट्रैफिक के कारण इतना परेशान है कि उससे निजात वो पाना चाहता है। हम जब ये चुनाव जा रहे तो हम वही कह रहे कि विकास का समतोल पर्यावरण के साथ होना जरूरी है। विकास करते हुए उसे एक मानवीय चेहरा होना चाहिए। विकास करते हुए शहर के मुख्य आबादी को जिसका फायदा हो वो विकास होना चाहिए। कुछ गिने चुने लोगों की नजर से जब विकास को देखा जाता है तो उससे शहर का विकास नहीं होता। ये सारे मुद्दे लेके हम जाएंगे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट हमारी भूमिका है, न हम शिवसेना पे कोई टीका करेंगे, न भारतीय जनता पार्टी पे टीका करेंगे, लेकिन विकास का लक्ष्य और विकास का परसेप्शन जो हमारा उनसे अलग है वो लेके लोगों के सामने हम जाएंगे। लेकिन साफ नजर आ रहा है कि व्यवस्था पर तो टीका कर रहे हैं आप, चूंकि 2 बार सांसद रहे, रेलवे की बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पे रोड की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, प्रदूषण को आपने किया। तो ये 10-12 सालों का जो नियोजन है और इतनी तेजी से एमएमआर क्षेत्र बढ़ा है, आपका बहुत अच्छा अध्ययन भी रहा इस पर, तो किस तरीके का, मतलब आपकी नजर में किस तरीके का विकास है? नहीं, ऐसा ना कि विकास के जिन प्रकल्पों को अधिक प्राथमिकता देनी चाहिए थी वो कहीं पीछे छूट गए। उदाहरण पे जो मेट्रो का काम ये चालू है, ये पूरा होने को प्राथमिकता अधिक देनी चाहिए। ये पूरा नहीं हुआ और आप इंटरनल मेट्रो की घोषणा कर देते हैं जी। 12,000 करोड़ के हम इंटरनल, मेरे को अगर वर्तक नगर या सावरकर नगर से कैडबरी जंक्शन पे मेरा ये मेन मेट्रो स्टेशन आने वाला है, वो 1-1.25 किलोमीटर है। तो थाना को इंटरनल मेट्रो की जरूरत क्या है? आज तक मुझे थाना, मेरा जन्म थाना का है, मुझे समझ में नहीं आया।
जो एक्सटेंडेड थाना स्टेशन का काम आज से 10 साल पहले पूरा हो जाना चाहिए था। यहाँ से शिवसेना के सांसद लगातार 2014 से है, बिल्कुल। चाहे वो शिवसेना जब इकट्ठा थी, या केंद्र में भी सरकार एनडीए की सरकार थी, और अब शिवसेना के 2 हिस्से हो गए, तो भी शिवसेना का ही यहाँ से सांसद है। तो एक्सटेंडेड थाना स्टेशन आज तक नहीं हुआ। वो अगर हो जाता था तो थाना के रेल यात्रियों को बहुत बड़ी सुविधा हो जाती थी। आप कहते हैं कि फ्रीवे आना चाहिए, थाना तक जरूर आना चाहिए, क्योंकि हम फ्रीवे से मानकुर्द उतरते, उसके बाद हम फिर ट्रैफिक में अटक जाते। कोपरी ब्रिज तो बन गया, लेकिन कोपरी ब्रिज के आगे हम अटक जाते हैं ट्रैफिक में। आप घोड़बंदर रोड जाइए, आपको अगर नौपाड़ा से आपको ओला जाना है तो कम से कम शाम के टाइम 2 घंटे लग जाते हैं। आपको अगर भिवंडी जाना है तो आप 2.5 घंटे के पहले पहुंच नहीं सकते। तो ये किस प्रकार का विकास है? जो विकास का नियोजन जिस तरीके से यहाँ के राजनेताओं को, जिनके हाथ में पूरी सत्ता थी, उनको करना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं असफल रहे हैं। आज थाना में कचरे का पूरा नियोजन नहीं है। पानी के लिए हम या तो बीएमसी या एमआईडीसी पे हम निर्भर है। हमारी जो टीएमटी की व्यवस्था है परिवहन की, वो चरमरा गई है। हमारा जो कलवा हॉस्पिटल है, वह आए दिन मरीजों की जान जाती रहती है। तो ये किस प्रकार का विकास है? नहीं तो सवाल बहुत सारे हैं कि किस तरह का विकास है ये, और व्यवस्था पर लगातार परांजपे जी प्रहार कर रहे हैं, पहले से भी प्रहार करते आए हैं। अब सत्ता में हैं, इसके बावजूद भी वो, उनकी बातों से ये लग रहा है कि वो पूरी तरह विपक्ष की भूमिका में हैं और अपना पक्ष जो है वो तरीके से मतदाताओं के बीच रख रहे हैं। अब मतदाता उनके साथ किस तरह का व्यवहार करता है, ये तो आने वाला जो है 16 तारीख को ही पता चलेगा। और आपको यह इंटरव्यू या साक्षात्कार परांजपे जी का कैसा लगा, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखकर या सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और देखते रहें नवभारत लाइव। इस समय आप हमारे नवभारत डिजिटल मंच पर आए परांजपे जी, आपका हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नवभारत का धन्यवाद। भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे अपनी बात रखने की उन्होंने डिजिटल मुझे मौका दिया। धन्यवाद सर।